तो सर क्या सच में ऐसा होता है कि जो ट्रॉमा होता है वो हमारे डीएनए के मैकेनिज्म को चेंज कर देता है? देखो कि होता क्या है कि डीएनए को वो पूरी तरीके से चेंज नहीं करता, लेकिन जो ट्रॉमा जो होता है ये स्केर्सिटी माइंडसेट जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो इसलिए चलता रहता है क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने। बट यस, ये जो हम लोग पूजा पाठ जो हम लोग करते हैं, आप दान कर रहे हो, अमावस्या पे दान करते हो, आप श्राद्ध करते हो, आप पिंड दान करते हो, आप पूजा ये करवाते हो, जितने भी जो नेगेटिव एनर्जी जो हम लोग कैरी कर रहे होते हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट लेवल पे रिड्यूस हो जाती है। अब जब हम लोग उनकी हीलिंग्स हम लोग करना शुरू करते हैं डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस, तो उसमें क्या होता है। और सर जो लोग मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं तो क्या वो मेडिटेट करके अपनी लीनिएज से भी कनेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि देखो मेडिटेशन का क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि आपको बार बार फाइनेंशियल स्ट्रगल क्यों फेस करने पड़ते हैं? क्यों आपकी हर जनरेशन में सेम प्रॉब्लम्स रिपीट होती हैं? और क्यों हर रिलेशन में आपको बार बार सेम पैटर्न की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एंसेस्ट्रल हीलिंग मैकेनिज्म के ऊपर, क्योंकि साइंस कहता है कि हमारे जीन्स मेमोरी को कैरी करते हैं और स्पिरिचुअलिटी कहती है कि कर्मा लीनिएज कैरी करते हैं। तो सच क्या है, यही सब जानेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक। हेलो हेमंत सर। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सो सर, आज हम एंसेस्ट्रल हीलिंग के मैकेनिज्म के ऊपर बात करने वाले हैं। उससे समझेंगे कि कैसे जो हमारे ट्रॉमाज होते हैं वो हमारे डीएनए के एक्सप्रेशन को चेंज कर देते हैं, या करते भी हैं नहीं करते। क्योंकि ऐसा होता है कि जनरेशन जब चेंज होती है तो कुछ ट्रॉमाज जो होते हैं वो लोग सेम फील करते हैं जैसे पहली जनरेशन में था। तो सर क्या सच में ऐसा होता है कि जो ट्रॉमा होता है वो हमारे डीएनए के मैकेनिज्म को चेंज कर देता है? देखो कि होता क्या है कि डीएनए को वो पूरी तरीके से चेंज नहीं करता, राइट क्योंकि डीएनए चेंज की अगर हम लोग बात करें तो आप वो पूरी प्रोग्रामिंग, आप पूरा सॉफ्टवेयर चेंज कर रहे हो किसी सिस्टम का, राइट। तो कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक प्रोसेस है शायद। हाँ, क्योंकि देखो कि ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि अगर कोई भी अगर माइनर चेंजेस भी अगर वो डीएनए में आता है ना, तो नॉर्मली इट टेक्स 7 जनरेशंस। अच्छा। तो 7 जनरेशन के बाद ही आपका कोई मेजर डीएनए के अंदर प्रोग्रामिंग जो है वो चेंज होती है। लेकिन जो ट्रॉमा जो होता है कि वो जो ट्रॉमा जो है, ये स्केर्सिटी माइंडसेट जो है, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो इसलिए चलता रहता है क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने जो भी अपनी लाइफ टाइम में जो प्रॉब्लम्स जो उन्होंने एक्सपीरियंस जो करी, उसके ऊपर जो उनका जो रिएक्शंस जो होता था, वो रिएक्शन जो है वो उनकी सेल्यूलर मेमोरी में स्टोर हो जाता है। अच्छा। सेल्यूलर मेमोरी से वो जो फाइनली जो चीज़ें जो है वो सोल मेमोरी पे जाके स्टोर हो जाता है, तो वो रिएक्शन स्टोर हो जाते हैं। इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। हमारी जनरेशन ने पेंडेमिक देखा, उस पेंडेमिक में हम लोगों ने एक ये फियर आ गया था, एक स्केर्सिटी माइंडसेट हो गई थी। हम लोग सब होर्डिंग करने लगे थे, राशन इकट्ठा करके रख लो, सब्जियां रख लो, जिसके घर में अगर 1 किलो दाल लगती थी उसे 5 किलो दाल उसने इकट्ठी करके। क्योंकि ये एक वो ट्रॉमा एक क्रिएट हो गया था, वो एक स्केर्सिटी आ गई थी कि कल को यार हमें खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हम लोगों की जनरेशन ने उस चीज को हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। अब उस ड्यूरेशन में जो बच्चे जो पैदा जब हुए होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली डिलीवरीज हुई थी, बहुत सारे बेबीज हुए थे, तो अब जब पेरेंट्स जो हैं, स्पेशली अगर मदर की बात करें, मदर के अंदर वो स्केर्सिटी था, वो एक ट्रॉमा था उनके अंदर, तो वही ट्रॉमा अब उनकी बेबीज में भी वो ट्रांसफर हुआ होगा। अच्छा। क्योंकि वहां से जो मदर के वूम्ब में जो बेबी जो है, वो जो मदर जो भी एक्सपीरियंस कर रही है, जो खा रही है, जो पी रही है, जो सोचिए, वो सारा इम्पैक्ट उसके बच्चे पे जाता है। तो अब जब वहां पे उस ट्रॉमा में जब वो गई तो उसका डीएनए चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो जो जेनेटिक एक्सप्रेशन जो था एक पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करने का, वो इतना हावी हो गया कि अब जब उनकी जो बेबी जो है, जैसे जैसे जब वो बड़े होंगे तो देखना कि उनके अंदर भी एक स्ट्रेस लेवल, एक अलग तरीके का स्ट्रेस लेवल होगा। अच्छा। अगर आप देखो कि आज की डेट में अगर 6 साल 7 साल के मैं बच्चों को भी मैं देखता हूँ, बहुत सारे ऐसे मेरे पास केसेस आते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों का स्ट्रेस हो जाता है। अब मैं ये सोचता हूँ कि इतने छोटे बच्चों का स्ट्रेस कैसे हो सकता है, करेक्ट, क्योंकि हम लोग जब थे इतने छोटे थे, हम लोग तो खूब खेला करते रहे, मस्ती मारते रहे, हमें पता ही नहीं था कोई वर्ड एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि अगर हम लोग देखें, पेंडेमिक को गए हुए भी ऑलमोस्ट 5-6 साल तो हो ही चुके हैं, राइट। तो वो वाला जो एरा जो था, उसने हमारे डीएनए पे इतना मेजर इम्पैक्ट किया है कि हमारा रिस्पॉन्स चेंज हो गया है टू दी सर्टन सिचुएशंस। तो जितने भी जो ये ट्रॉमा जो होते हैं, डेफिनेटली वो लाइफ आफ्टर लाइफ वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन वो आपकी डीएनए प्रोग्रामिंग को चेंज इतनी इजीली नहीं कर पाते, अनटिल अनलेस कि वो बहुत ही कोई मेजर रेपिटेटिव पैटर्न आपकी लाइफ में ना हो। तो सर, जैसे अभी आपने बोला कि जो ट्रॉमाज होते हैं वो हमारे डीएनए के प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सर ऐसा भी देखा गया है कि किसी जनरेशन में, जैसे 3 जनरेशन है किसी घर में, अगर उनको कंटिन्यूसली डिप्रेशन हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं केमिकल इम्बैलेंस है या फिर उनकी एनर्जेटिक इनहेरिटेंस है?
ओके, देखो इसमें ना ये दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं कि हो सकता है कि वो कोई केमिकल इम्बैलेंस भी हो या कोई इमोशनल चीज़ें हो, और या फिर कि वो अपने पास्ट लाइफ से एंसेस्ट्रल की जो एनर्जी जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा हो। तो यहाँ पे किसी भी कंक्लूजन पे आने से पहले हम लोगों को उस पर्सन के लिए एनालिसिस करना चाहिए कि अगर एक पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में अगर किसी भी तरीके के इमोशनल पेन से या डिप्रेशन से, लाइक जैसे आपने बोला, अगर वो गो थ्रू कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है। क्योंकि बहुत बार होता है कि साइंटिफिकली भी कि अगर हमारे कुछ बॉडी जो है वो सर्टन केमिकल्स अगर वो जनरेट नहीं करती तो हमारी बॉडी के अंदर जो हैप्पीनेस वाली जो फीलिंग जो है वो डेवलप ही नहीं हो पाती, राइट। तो उसके लिए एक वो साइंटिफिक प्रोसेस होता है कि जहाँ पे आप डॉक्टर्स से कंसल्ट करके, साइकोलॉजी से कंसल्ट करके दे गिव यू द बेस्ट ट्रीटमेंट। अब अगर हम लोग दूसरी साइड ले, जैसे बहुत केसेस में मैं देखता हूँ डे इन डे आउट कि जहाँ पे डिप्रेशन, जैसे आपने बोला कि वो लाइफ आफ्टर लाइफ जो है या जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। तो जब वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो उसके अंदर सेम वही जो अभी हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था कि वो ट्रॉमा उनके अंदर इतना ज़्यादा होता है कि उनकी जो कॉन्शियसनेस जो होती है, उनकी जो सेल्यूलर मेमोरी जो होती है वो एक सर्टन तरीके से ही रिएक्ट करती है। उनको ये समझ में आ जाता है यार कि अगर मेरी लाइफ में अगर स्ट्रेस है तो उस स्ट्रेस को डील करने के लिए मुझे मान लो शांत होना है। अच्छा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट आप देखोगे कि कई लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन में होते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि खुशी एक्सपीरियंस कैसे करनी है। उस खुशी कोई अगर एक मोमेंट, अगर कोई एक अच्छा मोमेंट मेरे को अगर मेरी लाइफ में आया है तो मेरे को उस मोमेंट के ऊपर रिएक्शन कैसे देना है वो हम लोगों को पता ही नहीं होता। तो जो ये डिप्रेशन जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन आ रहा है तो वो आपकी प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं कर रहा, वो उसके एनर्जीज को चेंज करा। एंड डेफिनेटली जिस तरीके से हमारे, अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे हम लोग बात करते हैं ना जेनेटिक डिसीजेज होती है, राइट। तो वो जेनेटिक डिसीजेज क्या है कि एक जनरेशन में जो बीमारी जो थी वही नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाती है। तो अगर एक बीमारी अगर वो पास ऑन हो रही है, वो कैसे हो रही है? क्योंकि आपका जो डिसीज वाले जो सेल्स जो हैं जब किसी एक बॉडी के अंदर है, वही सेल्स जो है वो दूसरी बॉडी के अंदर भी वो ट्रांसफर हो जाते हैं, तभी तो वो सेम बीमारी होगी ना फिजिकल लेवल पे अगर हम लोग बात करें। यही चीज़ अगर हम लोग एनर्जी लेवल पे अगर हम लोग बात करें कि किसी एक जनरेशन ने बहुत पेन अपनी लाइफ में गो थ्रू किया, उसने बहुत स्ट्रगल देखा जिसकी वजह से उसको वो डिप्रेशन होना वो शुरू हो गया, और वो इतना इंटेंस डिप्रेशन था कि उसके लास्ट मोमेंट तक वो एनर्जीज उसके साथ में रही। तो सेम एनर्जी जो है वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाएगी। अब नेक्स्ट जनरेशन वाले भी ऑटोमेटिकली उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कई लोग, जैसे मैं देखता हूँ कि वो कहते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ है लेकिन फिर भी हम खुशी महसूस नहीं कर पाते। अच्छी वाइफ है, अच्छा हस्बैंड है, बच्चे हैं, एक अच्छी फैमिली मेरे को मिली हुई है, पैसे की कोई कमी नहीं है, बट वो अंदर से वो खुशी नहीं आ रही। वो खुशी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उनके एंसेस्टर्स ने उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया। अच्छा, और वही पेन इनके पास में हो गया, तो सब कुछ होते हुए भी वो खुश नहीं है। तो इस तरीके से जो ये डिप्रेशन है या कोई भी जो चीज़ है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन हो सकती है। पर ये एज आई सेड, ये दोनों रीज़न हो सकते हैं कि केमिकल इम्बैलेंस भी हो सकता है एंड एंसेस्ट्रल ट्रांसफर भी हो सकता है। तो वो प्रॉपर डायग्नोज करके ही हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल रीज़न क्या है उस चीज़ का। सर, जब आप किसी पर्सन की हीलिंग करते हो तो क्या उस हीलिंग से उस इंसान का नर्वस सिस्टम जो है वो रेगुलेट हो जाता है या फिर उसकी लीनियज चेंज हो जाती है? देखो, जब हीलिंग प्रोसेस जो होता है ना, हीलिंग का मतलब क्या होता है? हीलिंग सबसे पहले क्या होता है कि आपके अंदर वो एक अवेयरनेस लेके आता है कि यस, कि आपके साथ में एक ही पर्टिकुलर इशू है, हाँ, राइट। बहुत सारे केसेस में आप देखोगे कि लोगों के अंदर ना एक्सेप्टेंस ही नहीं आता कि हाँ, कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है। अगर स्पेशली अगर आज की डेट में अगर कोई बोलते ना कि आपको यार साइकाइट्रिस्ट के पास चले जाओ या साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, लोग बहुत ऑफेंसिव फील करते हैं। पागल थोड़ी हूँ मैं कि मैं कोई पागल थोड़ी ना कि भाई कि जो मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा या साइकाइट्रिस्ट के पास जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती। उनको ये लगता है कि नहीं यार, कि मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो हीलिंग्स जब हम लोग करते हैं, हीलिंग्स में सबसे पहले वो क्या होता है कि आपकी अवेयरनेस को वो एनहांस करता है, कि आपके अंदर वो ये एक्सेप्टेंस लेके आता है कि यस, कि आपकी लाइफ में एक सर्टेन एक इश्यूज चल रहे हैं एंड उन इश्यूज को आप डील करने के लिए अब आप कंप्लीटली रेडी हो एट ऑल लेवल्स। ओके, अब जब हम लोग उनकी हीलिंग्स हम लोग करना शुरू करते हैं डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस, तो उसमें क्या होता है, अगर तो कोई चीज़ें जो है वो सिर्फ फिजिकली बॉडी की वजह से ही कोई प्रॉब्लम है, तो जब हम लोग हीलिंग करते हैं तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, वो आपकी बॉडी के अंदर सिग्नल से भेजता है। हाँ, कि अगर जैसे मान लो मैं हाथ मूव कर रहा हूँ तो मेरा नर्वस सिस्टम ने मेरे हाथों को एक सिग्नल भेजा कि मेरे को हैंड्स को मूव करना है, मेरे को देखना है, मेरे को बोलना है। तो जब हम लोग उस नर्वस सिस्टम के ऊपर जब हम लोग काम करते हैं या उस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन के ऊपर जब हम लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग उस प्रोग्रामिंग को चेंज करते हैं, उसकी एनहांस कर देते हैं,
उसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग एनहांस कर देते हैं ताकि वो सही तरीके से काम करना शुरू कर दे। ओके। जब हम लोग एंसेस्ट्रल हीलिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो देखो एंसेस्ट्रल हीलिंग में डीएनए चेंज नहीं होता। हाँ। मैं फिर से बोलूंगा, ये लोगों का मिथ है कि अगर आप अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग अगर आप वो करवा रहे हो तो आपका पूरा डीएनए चेंज हो जाएगा। डीएनए चेंज नहीं हो सकता इतनी जल्दी। अच्छा। उस डीएनए में जो आपके रिस्पॉन्स करने का जो तरीका जो स्टोर हुआ है वो चेंज हो जाता है। अभी तक मान लो कि आपको ये पता ही नहीं था यार कि मेरे को अगर जब मेरे को गुस्सा आता है तो मैं किस तरीके से रिएक्ट करती हूँ मैं। लेकिन अब जब हम लोगों ने हीलिंग्स करनी शुरू किया, अब आपका अवेयरनेस बढ़ा, अब आपको समझ में आ रहा है अच्छा मेरे को गुस्सा आ रहा है ना, अब ना मेरे को उस तरीके से रिएक्ट नहीं करना। अच्छा। मेरे को इमीडिएटली रिएक्शन नहीं देना, मेरे को पहले थोड़ी देर शांत रहना है, पहले मैं अपने आप को सेटल करूंगी, फिर मेरे को जिससे भी जो भी मेरे को बात करनी है वो मैं बात करूंगी। तो यहाँ पे हुआ क्या, सिचुएशन सेम है, पहले भी गुस्सा आ रहा था अभी भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब उन दोनों सिचुएशन में डिफरेंस क्या हो गया, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट। तो यहाँ पे अब आप शांत होकर फिर आप करें, तो अब उससे होगा क्या कि जो आपके जो पुराने जो इम्प्रिंट्स जो आ रहे थे, जो एंसेस्ट्रल इम्प्रिंट्स आ रहे थे, वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मान लो कि आपके एंसेस्टर बहुत इम्पल्सिव थे, वो हर चीज़ के ऊपर ओवर रिएक्ट कर देना, बिना किसी बात को जाने हुए वो रिएक्शन दे देना, फिर इवेंचुअली आप इम्पल्सिव अगर आप डिसीजन लोगे तो नॉर्मली इम्पल्सिव डिसीजन कभी भी ठीक नहीं होते, राइट। वो हमेशा कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो वो प्रॉब्लम कैरी फॉरवर्ड होती है। लेकिन अब जब आपने उस पैटर्न को समझ लिया यार कि मुझे इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना, तो आपने क्या किया, उस पैटर्न को वहीं पर ही आपने ब्रेक कर दिया। अच्छा। तो डीएनए चेंज नहीं हुआ, डीएनए तो आपका सेम ही है, उस सिचुएशन के रिफ्लेक्शन को आपने चेंज कर दिया। तो जब भी हम लोग जब हीलिंग जब हम लोग करते हैं तो ये दोनों तरीके पे काम करता है। वो आपके फिजिकल रियलिटीज़ को भी वो चेंज करता है, अगर आपकी फिजिकल बॉडी में अगर कोई इशू है तो उसके ऊपर भी काम करता है, एंड वो आपकी इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल तरीके से भी काम करता है। एंड वो जो रिजल्ट जब आते हैं तो वो एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट आते हैं कि जहाँ पे आपकी एक पर्सन की जो ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है ना वो निखर के सामने आती है। अच्छा, मतलब सर एंसेस्ट्रल हीलिंग से बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं उसे कि सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करके हाउ यू रिएक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ये एक बहुत बेसिक टर्म में मैंने अभी समझा था, लेकिन अगर हम लोग एक एंसेस्ट्रल हीलिंग को अगर रियलिटी में अगर हम लोग अगर बात समझे तो होता क्या है कि जो हमारे जो एंसेस्टर्स ने जो भी कर्म किए हैं, चाहे वो अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, हमारे एंसेस्टर्स के उन कर्मों का जो इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऊपर आता ही आता है। बिल्कुल। और अगर हमारे एंसेस्टर्स ने मान लो कि हमें कोई कर्स किया है, ठीक है, या उन्होंने कोई कहते हैं ना बददुआ दे दी, या ऐसी तरीके की मान लो उनकी कोई लास्ट विश जो थी वो अगर फुलफिल नहीं हुई, कि मान लो कि वो अनटाइमली इस दुनिया से चले गए, या कोई हो गया, या कोई मिस हैपनिंग अगर ऐसे कोई हो गई, तो होता क्या है कि उसका जो कर्स जो है, उसकी जो एनर्जी इम्पैक्ट जो है वो हमारी जनरेशन पे आना शुरू हो जाता है। अच्छा। राइट। ऐसे बहुत सारे मैंने केसेस देखे। एक बार मैंने पहले भी बताया था कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, उनकी फैमिली में एक एंसेस्ट्रल कर्स था कि वो जैसे ही वो 40 इयर्स की उनकी लाइफ में, लाइक जितने भी फैमिली में जो मेल्स थे, जैसे ही वो 40-45 इयर्स की हो जाते थे, उनके साथ में कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो जाती थी। अच्छा। तो वो क्लाइंट मेरे पास आया, उसने ये सारी सिचुएशन बताई। जब मैंने उसको देखा तो वो पता लगा कि दैट पर्सन इज कैरिंग दी एंसेस्ट्रल कर्स। वो एंसेस्ट्रल कर्स क्या था कि वो जो उसके पूर्वज जो थे वो किसी राजा महाराजा के कोई राइट हैंड थे, वो टॉप पोजीशंस पे थे। तो उन्होंने उस लाइफ टाइम में अपनी पावर्स को मिस यूज करते हुए बहुत सारी फीमेल्स को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था इन वन और दी अदर वे। तो उनमें से एक फीमेल ने उनकी जनरेशन को कर्स किया था कि यार कि तुम्हारी फैमिली में कोई भी आदमी जो है ना वो इस पोजीशन तक पहुंच ही नहीं पाएगा कि आप किसी को एक्सप्लॉइट कर सको। अच्छा। आपकी लाइफ में कभी भी आपको वो फीमेल के साथ में जो एक लव होता है, बॉन्ड होता है, वो आपको कभी मिलेगा ही नहीं। अच्छा। तो वो कर्स जो था वो आज से 200 साल 400 साल पहले उनकी जनरेशन को मिला था। अब वो कर्स इतना पावरफुल था, उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो पास ऑन होता गया। तो जैसे पहली बात तो उनकी लाइफ फैमिलीज में जितने भी जो मेल्स जो हुए, किसी का भी जो मैरिड लाइफ जो थी वो अच्छी नहीं थी। अच्छा। पहली चीज। दूसरा, हर किसी की मदर जो थी देवर लाइक वेरी टफ। वो कहते ना कि वो मदर इतनी टफ थी कि उन्होंने अपने बच्चों की को बहुत स्ट्रिक्टली वो रखती थी, राइट। फिर जैसे ही वो मेल्स जो है वो एक सर्टन एज पे जब वो पहुंचते थे, 40-45 के होते थे, या तो उनको कोई बहुत क्रॉनिक इलनेस हो जाती थी, ठीक है, या कुछ और मिस हैपनिंग हो जाती थी कि जिसकी वजह से कि वो यहाँ से चले जाते थे, वो रिलीज हो जाते।
अब उस पर्सन को वो फियर था क्योंकि वो देखता आ रहा था कि अपने उसमें, तो जब वो मेरे पास आया हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया कि पहले तो आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू ये आइडेंटिफाई किया कि ये रेपिटेटिव पैटर्न क्यों आ रहा है। हाँ। अब जब आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू हम लोगों ने जब ये आइडेंटिफाई कर दिया तो पता लगा ये एंसेस्ट्रल कर्स है। फिर हम लोगों ने उसकी एंसेस्ट्रल हीलिंग करनी शुरू करी। तो जब हम लोगों ने एंसेस्ट्रल हीलिंग जब हम लोगों ने करी तो उसके अंदर मैंने उसके डीएनए को चेंज नहीं किया, मैंने उसके अंदर क्या चीज को चेंज किया कि जो कर्स की जो एक एनर्जेटिक इम्प्रिंट जो था, वो जो स्कार जो उसकी सोल जो कैरी कर रही थी या उसकी लीनेज जो कैरी कर रही थी, उस स्कार को हम लोगों ने हील कर दिया। अच्छा। और अब वो जैसे ही वो हम लोगों ने उसको उस स्कार को जब हम लोगों ने हील कर दिया, उस कर्स के इम्प्रिंट को जब हम लोगों ने रिलीज कर दिया, तो उस पर्सन की जो है वो लाइफ जो है वो हो गई। आज की डेट में ही इज फिट एंड फाइन, उसके ही इज हैविंग अ वेरी गुड मैरिड लाइफ, उसके बच्चे भी बिल्कुल हेल्दी हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ये हम लोग हीलिंग्स जब हम लोग ये करते हैं तो ये इस तरीके से ओवरऑल ये इम्पैक्ट करती है, फिजिकल लेवल पे भी और एनर्जेटिक लेवल पे भी वो इम्पैक्ट करके देती है। अच्छा, तो सर ये जो हीलिंग है उस पर्टिकुलर इंसान पर ही काम करती है, फिर उसके बाद जो उसकी जनरेशन आएंगे उन पर भी वो काम करती है? उसके ऊपर भी काम करती है वो डेफिनेटली, क्योंकि वो जो स्कार जो है हम्म। वो जो वहां पे जो एक वो पाइपलाइन जो आ रही थी, मैंने उस पाइपलाइन को ही कट कर दिया। अच्छा। राइट, अब जब मैंने उसके पाइपलाइन को ही जब वो कट कर दिया तो पीछे से अगर कोई लिक्विड आ रहा है, अब वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो गई नहीं। हाँ बिल्कुल। राइट, तो अगर उस इम्प्रिंट में अगर मैंने उस अपने क्लाइंट के इम्प्रिंट्स को रिलीज कर दिया है तो वो डेफिनेटली आगे वाली जनरेशन के ऊपर भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो वो जो जब हम लोग एंसेस्ट्रल हीलिंग जब हम लोग करते हैं तो उसका सिर्फ ये रेलिवेंस नहीं होता कि वो आप ही के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा, आपकी जो आने वाली जनरेशन जो है अच्छा। उसके ऊपर भी तो इम्पैक्ट आना चाहिए, तभी तो कोई फायदा है ना। अदरवाइज तो क्या होगा कि ठीक है कि मैंने हीलिंग करी, वो आपने अपनी साइड से वो स्किप कर दिया, तो यहाँ पे वो क्या होता है कि ऐसे स्किप एंसेस्ट्रल पैटर्न होते हैं कि एक जनरेशन में है, दूसरी जनरेशन में है, तीसरी में नहीं होगा लेकिन चौथी जनरेशन में वो चीज पास ऑन हो जाएगी। अच्छा। तो उसको वो हम लोग बोलते हैं लीनेज स्किप हम लोग बोलते हैं, या एंसेस्ट्रल स्किप हम लोग बोलते हैं। राइट, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग हीलिंग्स जब हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसको इस तरीके से रिलीज करते थे कि वो आगे वाली जनरेशन पे जाए नहीं। अच्छा। तो वो हीलिंग में डेफिनेटली ये चीज होती है एंसेस्ट्रल हीलिंग में कि वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। अच्छा, और सर जैसे अभी हम एंसेस्ट्रल हीलिंग की बात कर ही रहे हैं, तो क्या उसके अंदर पितृदोष का कॉन्सेप्ट भी आता है कि पितृदोष का रियल एनर्जेटिक मीनिंग क्या है? देखो कि अगर हम लोग पितृदोष की बात करें और एंसेस्ट्रल कर्स की अगर हम लोग बात करें, ये दोनों एक ही चीज है, बस उसका अच्छा। पितृदोष को इंग्लिश में हम लोग बस एंसेस्ट्रल कर्स हम लोग बोल देते हैं। एंड जो हीलिंग्स जो होती हैं वो डेफिनेटली काम करती हैं। जो हम लोग एंसेस्ट्रल रिचुअल्स जो हम लोग करते हैं, लाइक हम लोग करते हैं ना श्राद्ध जब हमारे होते हैं, हम लोग पितरों की पूजा करते हैं, हम लोग गया जी में जाके करते हैं, नासिक में जाके हम लोग पूजा करते हैं। तो देखो कि इन पूजाओं का डेफिनेटली असर पड़ता है, मैंने पर्सनली खुद भी अपनी लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया है। बट एट द सेम टाइम मेरा ये भी मानना है कि एंसेस्ट्रल कर्स 100% खत्म नहीं हो सकता। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, ओके, एंड देयर इज अ लॉजिक टू इट। अच्छा। अब मेरी जनरेशन जो है, मान लो मैं कश्यप गोत्र है मेरा, राइट, और अगर पसरीजास में ही अगर हम लोग बात करें, मतलब कि कश्यप गोत्र में मेरा जो सरनेम जो है वो पसरीजा है, ओके। अब मेरे हजारों एंसेस्टर्स हुए होंगे। हाँ। और अगर मैं सिर्फ कश्यप ऋषि की लीनेज पे ही अगर मैं बात करूं तो आज तक करोड़ों लोग मेरे एंसेस्टर्स हैं अगर देखा जाए। तो अगर मैं 3 दिन या 7 दिन की अगर मैं पूजा अगर मैं कर रहा हूँ, तो क्या वो 7 दिन की पूजा में या 3 दिन की पूजा में क्या मैं अपने 100% एंसेस्टर कर्स को मैं ख़त्म कर सकता हूँ या 100% एंसेस्टर्स को मुक्ति दे सकता हूँ? तो वो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली और लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि एंसेस्ट्रल कर्स जो है ना, या एंसेस्ट्रल की जो इश्यूज जो है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकते जो हम लोग अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं। बट यस, ये जो हम लोग पूजा पाठ जो हम लोग करते हैं, आप दान कर रहे हो, अमावस्या पे दान करते हो, आप श्राद्ध करते हो, आप पिंड दान करते हो, आप पूजा ये करवाते हो, उससे उन जितने भी जो नेगेटिव एनर्जी जो हम लोग कैरी कर रहे होते हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट लेवल पे रिड्यूस हो जाती है। अच्छा। बट वो 100% खत्म नहीं हो सकती, एक लाइफ टाइम में तो नहीं हो सकती, राइट। अब अपनी फैमिली का एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग गया जी गए थे पूजा करवाने के लिए। वहाँ पे पूरा 4-5 दिन की वो पूजा थी। वो अलग अलग स्थानों पे लेके जाके आपको पूजा करवाते हैं। थोड़ी देर पूजा आपको एक घाट पे करवाएंगे, फिर दूसरे घाट पे करवाएंगे, तीसरे, ऐसे करते करते
वो अलग अलग जगहों पे आपको वो लेके जाते हैं, राइट। तो जब मेरे फादर जो है उनको ना एंसेस्टर्स के बहुत ड्रीम्स बहुत आते थे, हर थोड़े दिनों बाद ना उनको हमारे फैमिली मेंबर्स दिखाई देते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा। तो पापा ने वो पंडित जी से वो अपना ये चीज़ शेयर करी कि भाई कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा ये होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब आप ये पूजा करोगे ना, अब से आपको दिखने बंद हो जाएंगे, अभी तक आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उनकी मुक्ति नहीं हुई है, जो भी उन्होंने रीज़न दिया कि मुक्ति नहीं हुई है, वो आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप करोगे तो वो चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है जी, परफेक्ट। हम लोगों ने पूरी श्रद्धा के साथ गया जी में बैठ के हम लोगों ने पूजा करी पूरे विधि विधान के साथ में। 15-20 दिन तक तो पापा को कोई ड्रीम्स नहीं आए। अच्छा। उसके बाद फिर से वो ड्रीम्स आने शुरू हो गए और उन पंडित जी ने हमें गारंटी दी थी कि भाई ये आपका, अब आपको कभी भी ड्रीम्स नहीं आएंगे। लेकिन वो फिर भी वो ड्रीम्स आने शुरू हो गए और वही एंसेस्टर्स दिख रहे थे जो पहले भी दिख रहे थे। अच्छा, तो क्या फायदा हुआ पूजा का? डज इट मीन्स कि वो मेरे एंसेस्टर्स जो हैं वो रिलीज नहीं हुए या उनकी सोल फ्रेगमेंट जो रिलीज नहीं हुई? और आपने पूछा कि क्या फ़ायदा हुआ उस पूजा का? फ़ायदा डेफिनेटली हुआ। वो फ़ायदा ये हुआ कि जो मेरी लाइफ जो है वो उसके बाद बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। मेरी वो स्पिरिचुअल जर्नी में आ गई, मेरे इमोशनल मेंटल लेवल पे और मेरे फाइनेंशियल लेवल पे बहुत मेजर चेंजेस आ गए। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने पितरों को किया तो उनकी कुछ फ्रेगमेंट्स रिलीज हो गई। अच्छा। ठीक है, उनकी जो नेगेटिव एनर्जी जो हम लोगों को रोक के रखी हुई थी, जो ग्रोथ को जो रोका हुआ था, वो सारी की सारी चीजें वो रिलीज हो गई। लेकिन वो 100% रिलीज नहीं हो पाई। तभी तो वो पापा को वो दोबारा से उनके इंसेस्टर से वो दिख रहे हैं ना। अगर हम लोग उन पंडित जी के लॉजिक के हिसाब से अगर हम लोग जाए तो वो दोबारा इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो 100% रिलीज नहीं हुए हैं। तो ये जो पूजा पाठ जो होती है या इंसेस्ट्रल जो हम लोग ये रिचुअल जो है भी लोग करते हैं, ये उनके पेन को कम कर देते हैं। अच्छा। उनको बेसिकली सूद करना शुरू कर देते हैं हमारे एंसेस्टर्स को। जैसे जैसे वो शांत होना शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे हमारे एंसेस्टर्स लाइट की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे उनका इम्पैक्ट जो है वो हमारी लाइफ में कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो देखो कि ये जो सारी चीज़ें जो है ना, इनका हर किसी चीज़ का रेलिवेंस है। बिल्कुल। एंड मैंने खुद पर्सनली इन चीज़ों का बेनिफिट मैंने देखा हुआ है। बट 100% एंसेस्ट्रल कर्स रिमूव होना या पितृ दोष जैसे आपने बोला था, वो 100% पितृ दोष खत्म होना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, एक लाइफ टाइम में तो पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल लाइफ टाइम्स में हो सकता है कि आप बार बार आप इतने स्पिरिचुअल आप बन जाओ, इतने हाईली इवॉल्व पर्सन बनो कि आप अपनी पूरी लीनेज को आप क्लीन कर पाओ। सो वो हो सकता है, मल्टीपल लाइफ टाइम में हो सकता है, बट एक में तो नहीं हो सकता। सर, जैसे अभी आपने बताया कि पितृदोष रेमेडीज़ लोग करते हैं अपने एंसेस्ट्रल हीलिंग करने के लिए, तो पितृदोष रेमेडीज़ होती हैं और एंसेस्ट्रल हीलिंग मैकेनिज्म जो भी आप बता रहे हो, तो इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? तो देखो कि जब हम लोग रिचुअल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो रिचुअल्स में क्या होता है कि आप अपने कुछ सर्टन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को हम लोग यूज़ करते हैं। लाइक जैसे हम लोग दिया जगाएंगे, हवन करेंगे, हम लोग पिंड हम लोग बनाते हैं, पिंड बना के फिर हम लोग उसको दान करते हैं, नदी में हम लोग प्रवाह करते हैं, मंत्र उच्चारण हम लोग उसके अंदर करते हैं, राइट। तो रिचुअल्स क्या हो गए कि वो एक सिस्टमैटिक एक एक प्रोसेस है कि जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सर्टन चीज़ों को फॉलो करना होता है। अच्छा। लाइक पंडित जी आपको बताएंगे पहले आप आचमन करो, फिर आप तर्पण करो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। तो वो हो गए हमारी रिचुअल जो आपको फिजिकली आप चीज़ें कर रहे हो। हीलिंग्स जो वो काम करती है वो डायरेक्टली हम एनर्जेटिक लेवल पे हम लोग काम करते हैं। वहाँ पे हम लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, हमें वहाँ पे पिंड बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ पे वो कोई मंत्र उच्चारण करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे हम लोग सिर्फ एनर्जीज के साथ में हम लोग करते हैं। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली सोल के साथ में, हायर सेल्फ के साथ में हम लोग काम करते हैं। एंड वो जो हायर सेल्फ जो है, जो अपने जो भी ट्रॉमास जो कैरी फॉरवर्ड कर रही है, एंसेस्ट्रल ट्रॉमा या एंसेस्ट्रल कर्स या एंसेस्ट्रल डिसीजेज अगर वो कैरी फॉरवर्ड कर रही है तो हम लोग उसको वो हील करते हैं। अच्छा। देखो दोनों का पर्पस एक ही है। हाँ। कि भाई कि हमारे को अपने पितरों का जो बर्डन जो आ रहा है, जो एंसेस्टर्स का जो बर्डन जो आ रहा है, उस बर्डन से हम लोगों को मुक्ति चाहिए। बिल्कुल। राइट। तो दोनों का पर्पस सेम है लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग है। अच्छा। दीज आर दी टू डिफरेंट वेज। कि रिचुअल हो गया कि जो फुल फ्लेजेड ऑब्जेक्ट्स के साथ में होता है, इंटेंशन के साथ में हो रहा है। हीलिंग जो हो गई वो सिर्फ एनर्जी के साथ में हो रही है, बट इंटेंशन यहाँ पे भी होती है। बिल्कुल। तो दीज आर दी टू डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दी एंसेस्ट्रल हीलिंग। सर, अगर क्या कोई एक इंसान, एक जनरेशन का इंसान अपने कर्मास को ठीक कर ले या जो भी एंसेस्ट्रल हीलिंग के थ्रू वो अपनी लाइफ को अगर ठीक कर ले, तो क्या फिर वो पूरी लीनिएज को अपलिफ्ट कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। क्योंकि देखो कि यही पर्पस होता है जब हम लोग ये सारे रिचुअल्स जो हम लोग कर रहे हैं, हीलिंग्स जो हम लोग कर रहे हैं,
उसका वो पर्पस होता ही यही है। और देखो कि हर फैमिली में ना, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी देखा, अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के केसेस में भी मैंने देखा है कि कुछ जनरेशन्स के बाद ना उनकी लाइफ में एक ना एक बच्चा एक ऐसा आता है जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है कि वो अपने सारे एंसेस्टर्स के लिए काम करेगा। मेरी एक बहुत अच्छी क्लाइंट और मेरी फ्रेंड है, वो दुबई बेस्ड आउट है। अच्छा। तो उनके मैं लाइफ को मैं देख रहा हूँ, यू नो, शी इज़ एसोसिएटेड विद मी फॉर द लास्ट 8 years नाउ, 8 to 9 years ऑलमोस्ट। तो मैं उनकी लाइफ में मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने अपने एंसेस्टर्स के लिए जितना काम किया है ना, या करवाया है, राइट, वो नॉर्मल इंसान के लिए की बस की बात है ही नहीं। अच्छा। राइट, वो चाहे अपने मदर से रिलेटेड हो, फादर से रिलेटेड हो, अपने नानके से रिलेटेड हो, दादके से रिलेटेड हो, अपने हस्बैंड साइड से रिलेटेड हो। तो वो कहीं ना जब मैंने उनकी सोल जर्नी जब मैंने देखी आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू, और जब इतनी सारी हीलिंग्स हम लोगों ने करी, इंटरेक्शन हुए, देन आई रियलाइज कि उनकी सोल ने ये कि ये टारगेट लेके आई हैं, ये एजेंडा के साथ में आई हैं कि यार कि इस लाइफ टाइम में मैं अपने मैक्सिमम एंसेस्टर्स को लाइट में भेजने के लिए मैं काम करूंगी मैं। अच्छा। और वो काम कर रही हैं। तो वो जैसे जैसे वो कर रही हैं, उनके एंसेस्टर्स जो हैं वो डेफिनेटली वो रिलीज भी हो रहे हैं, उनकी जो एनर्जीज जो है वो यहाँ से वो रिलीज हो रही है। तो ऐसा होता है कि वो एक इंसान ऐसा आता है कि जो आपकी पूरी लिनेज को हील करके चला जाता है। तो ये होता है, डेफिनेटली होता है। और सर, अगर किसी इंसान को अपने एंसेस्टर्स का नाम भी ना पता हो तो भी क्या एंसेस्टर हीलिंग हो सकती है? देखो, एंसेस्टर्स का नाम ना पता हो कि ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब मान लो कि हम लोग एंसेस्टर की बात करें, हर किसी को एटलीस्ट अपने फादर का नाम पता है, हाँ। अपने दादाजी का नाम पता है, हाँ। दादी का नाम पता है, और नाना नानी का नाम पता है, और मम्मी का नाम पता है। ये बेसिक, ये तो पता ही होते हैं, राइट। हाँ। नॉर्मली परदादा का नाम भी पता होता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें परदादा तक तो सबको पता ही होता है यार कि मेरे परदादा का ये नाम था। तो अगर आपने ये 2 जनरेशन का भी नाम अगर आपने ले लिया, अगर उन लोगों का नाम भी ले लिया जो डिसीज हो चुके हैं, देन ऑल्सो इट इज सफिशिएंट। मैं कह रहा हूँ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि मान लो कि कोई एक ऐसा ऑर्फन है, राइट। अब उसको तो अपने रियल पेरेंट्स पता ही नहीं है, राइट। उसको ये भी नहीं पता कि वो किस गोत्र का है, किस चीज का है। लेकिन अब जब वो अपनी हीलिंग से वो करना शुरू कर, अगर ऐसे बच्चा अगर अपनी हीलिंग से अगर करना चाहे तो वो डेफिनेटली वो कर सकता है। क्योंकि वो ये इंटेंशन डाल रहा है ना कि यार कि मेरे जो भी एंसेस्टर्स हैं, मैं उनके लिए ये रिचुअल कर रहा हूँ या मैं उनके लिए हीलिंग कर रहा हूँ। तो उसके कॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि यार कि मेरे मेरी फैमिली कौन सी है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड को तो ऑलरेडी पता है। बिल्कुल। और जब आप इंटेंशन जब आप डाल रहे हो किसी भी पूजा पाठ में, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो कोई चीज प्ले करती है वो हमारे इंटेंशन रोल प्ले करती है। तो जब आपने इंटेंशन डाल दिया कि यार कि मेरे जो भी एंसेस्टर्स हैं उनको मुक्ति मिल जाए, तो वो इंटेंशन उस बच्चे के लिए भी काम करेगी। अच्छा। अब मान लो कि अगर हम लोग, जैसे मैं आपको अपना मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने अपनी जब वो पूजा करवाने के लिए जब मैं गया था, ठीक है, मेरे पापा के पास तो 7-8 जनरेशंस के नाम लिखे हुए हैं। उन्होंने पूरी फैमिली ट्री बनाई हुई है। लेकिन अगर वो मुझसे पूछे तो मेरे को परदादा जी के नाम के आगे किसी को नहीं पता। हाँ। तो अगर मैं वो करूंगा तो वहां पे भी तो मैं इंटेंशन यही डाल लूँ ना कि मेरे जाने अनजाने जितने भी जो मेरे पितृ हैं, जब आप इस तरह से पूजा करवाते हो तो पंडित जी ना एक ही वर्ड जरूर बुलवाते हैं कि जाने अनजाने मेरे जितने भी पितृ हैं, अच्छा, जो किसी भी लोक परलोक पे हैं, मीन्स किसी भी डायमेंशन में हैं। तो जब मैंने ये इंटेंशन जब मैं डाल दी तो वो मेरे नोन एंड अननोन सारे मेरे एंसेस्टर्स आ गए। अच्छा। बहुत बार ऐसा होता है कि मिसकैरेजेस होते हैं, एबॉर्शंस होते हैं, राइट। तो वो भी तो हमारे एंसेस्टर ही हो गए ना। अच्छा। राइट, उन्होंने बर्थ नहीं लिया लेकिन वो हमारे एंसेस्टर्स में आ गए, वो हमारी लीनेज में आ गए। क्यों? क्योंकि वो बेबी जो है वो मेरी मदर की वूम्ब में आ चुका है। हाँ। उसके अंदर वो एनर्जीज आ चुकी है, वो डीएनए आ चुका है। तो अब वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा एंसेस्टर बन गया। बड़ों का तो पता होता है कि यार कि चलो दादाजी का नाम ये था, दादी का नाम ये था, नाना नानी का ये नाम था। लेकिन जो बेबी का जिसका एबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज हो गया, उनको तो पता ही नहीं होता। बट तो जब हम लोग ये इंटेंशन जब ये डालते हैं ना, जितने भी जाने अनजाने मेरे पितृ हैं, लोक परलोक में किसी भी उसमें है, तो वहां पे जब हम लोग करते हैं तो वो सारी चीजें हो जाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरी लीनेज का नाम पता होना चाहिए। अच्छा। ठीक है,
सिर्फ इंटेंशन जो है वही सारे काम करके चली जाती है। तो जिसको नहीं भी पता वो भी अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर फॉरगिवनेस की बात करें जैसे, तो फॉरगिवनेस को तो हर चीज़ का टूल माना जाता है, करेक्ट। तो क्या एंसेस्ट्रल हीलिंग में भी वर्क करती है? यस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल। अच्छा। क्योंकि देखो फॉरगिवनेस क्या है, अगर आप सिंसियर फॉरगिवनेस आप कर रहे हो, आप अपनी गलतियों की माफी मांग रहे हो। अब हम लोग बात करें कि अब आप कहोगे कि सर ये गलती मैंने तो करी नहीं, ये तो मेरे एंसेस्टर्स ने गलती करी है, तो वो तो उनको माफी मांगनी चाहिए थी। करेक्ट। अब उनकी जगह पर मैं क्यों माफी मांगू? तो देखो होता क्या है कि हमारे एंसेस्टर्स ने जो भी उस टाइम पे कर्म जो किए, उन्होंने अपने बेस्ट ऑफ द नॉलेज किए होंगे, या उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने सर्टन कर्मास किए होंगे। अब हमें तो नहीं पता ना कि उनके साथ में वो टाइम पे क्या सिचुएशन थी, उनकी इमोशनल स्टेट क्या थी, मेंटल स्टेट क्या थी, सोसाइटी में के ऊपर का क्या प्रेशर उनके ऊपर था। तो वी रियली डोंट नो कि उन्होंने वो डिसीजन जो लिया वो किस वजह से लिया। बट ये कंफर्म है कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो अपनी अवेयरनेस में लिया था और अपने फुल नॉलेज के साथ में लिया था। अच्छा। लेट्स से कि वो डिसीजन उनको सही नहीं हुआ, और वो जो है वो डिसीजन हमारे जनरेशन में कर्स बन के आ गया। अब वो मेरे परदादा या मेरे परनाना तो आएंगे नहीं करने के लिए, तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ना। तो मैं अब भगवान से बोलता हूँ, मैं विष्णु भगवान से बोल रहा हूँ, या मैं अपने मास्टर से बोल रहा हूँ कि भाई कि उन लोगों के बिहाफ पे मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ओके। क्योंकि वो मेरे ही एंसेस्टर है ना, मैं उन्हीं का ही तो पार्ट हूँ। मैं अगर मेरे एक पार्ट ने अगर कोई गलती अगर कर दी भगवान, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करें। मैं उनके बिहाफ पे मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो अगर हम लोग किसी के बिहाफ पे अगर हम लोग बात करें, अगर सर्जरी अगर किसी की हो रही होती है, राइट, तो वो बंदा तो साइन नहीं करता ना, उसके फैमिली मेंबर या उसके गार्डियन जो है वो साइन करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ सो एंड सो पर्सन, राइट। तो अगर हम लोग वहाँ पे इस चीज़ को अगर हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो जो ये फॉरगिवनेस जो ये होती है, ये भी हम लोग अपने एंसेस्टर्स के बिहाफ पे हम लोग मान सकते हैं। ओके। ठीक है, उनसे जाने अनजाने गलती हो गई, तो प्रभु अब मैं उनको मुक्ति के लिए मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ मैं। अच्छा। राइट। अब अगर हम लोग इस लॉजिक से अगर हम लोग चले, तो जो मैं रिचुअल कर रहा हूँ तभी तो मैं रिचुअल कर रहा हूँ ना, कि यार कि देखो उन्होंने कुछ किया था, उसका इम्पैक्ट मेरे पे आ रहा है, तो प्रभु देखो मैंने अमावस्या का दान कर दिया, मैंने पिंडदान मैंने कर दिया, त्र्यंबकेश्वर में मैंने पूजा भी करवा ली, अब मुझे माफ करो, कि भाई कि उनको भी माफ करो, मुझे भी माफ करो। तो वहां पे भी तो यही हो रहा है। तो फॉरगिवनेस जो होता है ना, बेसिकली वो क्या करता है, फॉरगिवनेस एक इतना पावरफुल टूल है कि वो आपकी पूरी प्रोग्रामिंग को चेंज कर देता है। अच्छा। राइट। आपके अंदर वो कंपैशन लेके आ जाता है, आपके जो ऑरा जो है वो उसको एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। जैसे ही आप कंपैशनेट होगे, जैसे ही आप लविंग होगे, तो आप देखोगे कि आपके अंदर के सारे ग्रजेस, सारे कंप्लेंट्स, सारे एंगर जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। और जैसे ही वो रिलीज होंगे, आपकी प्रोग्रामिंग चेंज होनी शुरू हो जाएगी, आपकी सोल प्रोग्रामिंग चेंज होना शुरू हो जाएगी, आपके जेनेटिक इंप्रेशंस जो हैं उनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। तो डेफिनेटली फॉरगिवनेस तो एंसेस्ट्रल हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा। और सर जो लोग मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो क्या वो मेडिटेट करके अपनी लीनियज से भी कनेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि देखो मेडिटेशन का पर्पस ही तो ये होता है ना कि हमें अपने आप से जुड़ना है। हाँ। राइट। हमारी अंतर यात्रा होती है मेडिटेशन, तो अपने आप से जुड़ना मीन्स मैं अपनी लीनेज से भी जुड़ रहा हूँ मैं। अच्छा। ओके। भाई मैं कौन हूँ, अगर मैं फिजिकल बॉडी पे अगर मैं बात करूँ, तो मेरे को वो उसको जानना है ना कि भाई कि मैं कहाँ से जुड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, एक ही अवेयरनेस है कि आई एम दी सोल। हाँ। राइट। जब हम लोग अंतर मन में जाते हैं तो हम लोग ये देख समझ में आता है कि यार ये बॉडी जो है ये दिस इज जस्ट अ मिथ। हेमंत की बॉडी इस लाइफ टाइम में खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट लाइफ में हो सकता है वो अंजलि बन के पैदा हो जाए, उसकी नेक्स्ट लाइफ में शायद वो कुणाल बन के पैदा हो जाए। करेक्ट। तो ये फिजिकल बॉडी जो है वो चेंज होती रहेगी, बट वो सोल जो है वो हमेशा इंटैक्ट रहेगी। तो जब यानी कि मैं अपनी अवेयरनेस ले रहा हूँ, मैं अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। तो जब मैं अपने आप को इस फिजिकल डायमेंशन पे भी मैं जानने की कोशिश अगर मैं कर रहा हूँ, तो मैं अपने एंसेस्टर्स के साथ में भी कनेक्ट कर सकता हूँ मैं। क्योंकि मेडिटेशन क्या करता है कि आपके लॉजिकल माइंड को शांत कर देता है। राइट। जैसे ही आपका लॉजिकल माइंड जब वो शांत होगा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, आपकी इंट्यूशन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी जो कनेक्टिविटी है वो स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि अब दिमाग में वो सारी चीज़ें चल ही नहीं रही, अब आप रिलैक्स हो गए, अब थीटा लेवल पे आप आ गए हो। तो उस स्टेज पे आके इट इज़ वेरी इजी टू एक्सेस योर आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड इट इज़ वेरी इजी टू कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स। तो मेडिटेशन डेफिनेटली हेल्प करता ही करता है। और आप बहुत सारे
केसेस में मैंने देखा है, इनफैक्ट मैं भी ऐसा ही होता है कि अगर मेरे को किसी के एंसेस्टर्स, मैटर ऑफ फैक्ट किसी के तो छोड़ा, अगर मेरे को अपने एंसेस्टर्स के साथ भी कभी कनेक्ट करना है तो मैं मेडिटेशन के थ्रू ही मैं अपने एंसेस्टर्स के साथ में कनेक्शन एस्टेब्लिश करता हूँ मैं। अच्छा। और सर अगर किसी की फैमिली थोड़ी टॉक्सिक है तो वो लोग क्या अपनी फैमिली से थोड़े दिन के लिए डिस्कनेक्ट होके भी अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग कर सकते हैं? मतलब ये एंसेस्ट्रल हीलिंग का पार्ट हो सकता है? देखो, टॉक्सिसिटी पहले तो ये समझने की जरूरत है वो क्यों है। क्या कहीं ये भी तो एंसेस्टर का कर्स नहीं है? वो नहीं है, प्लस ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो जो टॉक्सिसिटी है वो आपके लाइफ में इतना स्ट्रेस चल रहा है, इतना आपको डिफिकल्ट आपकी लाइफ है कि आप उस चीज़ को ना सही से रिलीज नहीं कर पा रहे हो, तो आप घर में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। मान लो कि आपके रोज ऑफिस में आपको डिफिकल्ट सिचुएशन देखनी पड़ती है, आपका बॉस जो है वो रोज आपकी क्लास ले रहे हैं कि अंजलि आज तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो तुम जब स्ट्रेस में, जब तुम इतना प्रेशर लेके जब तुम घर जाओगे तो वहाँ पे भी तुम वही चीज़ें रिलीज करोगे। हाँ। तो वो जो टॉक्सिसिटी जो है, वो टॉक्सिसिटी क्या कर रहा है कि आपके पूरे घर के एनवायरनमेंट को खराब कर रही है। तो टॉक्सिसिटी से भाग के एंसेस्ट्रल हीलिंग नहीं हो सकती। अच्छा। हीलिंग का मतलब ही ये है कि अवेयरनेस में आना। आप हिमालय पे चले जाओ, नेटवर्क नहीं आ रहा होगा और आप वहां पे जाके बोलो यार देखो मैं तो 4 दिन से फोन नहीं यूज किया तो वो और मेरी हैबिट चेंज हो गई। नहीं, वो आपकी मजबूरी थी, क्योंकि वो नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। तो इसलिए, लेकिन जैसे आप नेटवर्क जोन में आओगे सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना इंस्टा देखोगे, फेसबुक देखोगे, व्हाट्सएप देखोगे, यार किस किस के मैसेजेस आए, राइट। तो इट मीन्स कि आपको भाग के आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं ले सकते। आपको ये समझना है कि अगर मेरी लाइफ में, मेरे फैमिली में अगर एक सर्टेन सिचुएशन अगर ये चल रही है तो मेरे को वहीं पर ही रह के उन्हीं लोगों के बीच में रह के ही हीलिंग करनी है, एंड दैट इज द रियल हीलिंग। ओके, तो एंसेस्ट्रल हीलिंग भी साथ में रह के ही करी जाती है, आइसोलेशन में रह के नहीं हुआ जाता। सर आजकल जैसे हम लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन एक चीज़ सुनते हैं कि अगर उनके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसे पितृदोष से जोड़ के देखते हैं, पहली बात तो। फिर वो सर क्या सच में ऐसा होता है कि वो लोग उस चीज़ को मतलब एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम से निकलने के लिए? हाँ, देखो वो होता क्या है ना कि हमारी आदत ये होती है कि हम लोग ना अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। बिल्कुल नहीं लेना चाहते। ठीक है, हम लोग ना सिर्फ ब्लेम गेम खेलते हैं, मुझसे ये सोचते हैं यार कि दूसरे की कोर्ट में कब बॉल चली जाए। हाँ। करेक्ट। तो अब होता क्या है कि मान लो कि कोई एंसेस्ट्रल कोई कर्स है, जैसे लोग बोलते हैं कि यार कि एंसेस्ट्रल कर्स की वजह से ना मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। वो ये देखना ही नहीं चाहते यार कि मैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या गलत कर रहा हूँ, मैंने क्या इनिशिएटिव नहीं लिया। अगर मेरी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मेरे को उसको ठीक करने के लिए भी तो मुझे ही काम करना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि 100% चीज़ें देखो जो हमारी लाइफ में अगर गलत हो रही है ना, वो पितृदोष की वजह से नहीं है, वो हमारे खुद के कर्म भी है। जो एंसेस्ट्रल कर्स जो है वो मैं ये मान सकता हूँ 20-30% जो है वो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट वो 100% इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। राइट। क्यों? क्योंकि आप अपने खुद के भी तो कर्मास आप अपनी इस लाइफ टाइम में लेके आ रहे हो ना। राइट। आपकी खुद की सोल की प्रोग्रामिंग है, उसके सर्टेन एजेंडाज हैं कि आपने किस तरीके से काम करना है, किसके साल में आपका क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे आप काम करोगे, क्या आपको लर्निंग करनी है। तो वो आप अपना भी प्रोग्राम लेके आए हो। तो 20% या 30% के चक्कर में आप ये नहीं कह सकते कि मेरी पूरी लाइफ जो है वो उस एक एंसेस्ट्रल कर्स की वजह से इन्फ्लुएंस हो रही है। मैं ये मान सकता हूँ कि आपकी लाइफ का एक एरिया इन्फ्लुएंस हो सकता है, बट पूरी लाइफ नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात, पहले आप एनालाइज तो करो, सेल्फ एनालिसिस तो करो कि ये एक्चुअली में एंसेस्ट्रल कर्स की वजह से है या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, मैं अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा हूँ तो इस वजह से वो प्रॉब्लम है। तो ये बहुत आजकल बहुत ईजी हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये बोल दो कि एंसेस्ट्रल कर्स है, उसकी वजह से मेरी लाइफ मैस हुई हुई है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। वही ना, एस्केप रूट ज़्यादा ईजी होता है। करेक्ट। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस नॉलेज। थैंक यू अंजलि। थैंक यू सो मच अगेन, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। एंसेस्ट्रल हीलिंग के ऊपर आप लोगों को बहुत कुछ समझने को मिला होगा। एंड आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों, कोई कमेंट्स हों, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। नमः शिवाय। नमः शिवाय।